वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम केपीके बोर्ड के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, मैथ्स का। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज़, इसको समझने से पहले हम उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक बाल हो, उस बाल को आप ऊपर ऊपर थ्रो करते हो और इसका एंगल क्या होना चाहिए इस बाल का, यानी जब आप इसको ऊपर फेंकोगे ना या उसको ऊपर थ्रो करोगे तो ये हॉरिजेंटली नहीं होना चाहिए, इस तरह स्ट्रेट हॉरिजेंटली, और ना बिल्कुल वर्टिकल इस तरह होना चाहिए। यानी इसका एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो इसी तरह अगर आप एक एरो को फेंकोगे, ठीक है ना, एरो को शूट करोगे तो इसका भी एंगल 0 से बड़ा और 90 से कम होगी। इसी तरह अगर आप एक मिसाइल या एक रॉकेट को फेंकोगे, ठीक है ना, रॉकेट को फायर करोगे तो आपके पास इसका भी एंगल 0 से ग्रेटर और 90 से कम होना चाहिए। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री बनाएगी ये आपके पास क्या आएगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। यानी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से ये फाइंड कर सकते हो कि ये बाल किस टाइम में किस पोजीशन पे होगा। आप इसका हाइट भी फाइंड कर सकते हो कि ये बाल इस टाइम में अपने हाइट पे पहुंचेगा, इस टाइम में ये ज़मीन पे होगा, ठीक है ना। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से ये फाइंड कर सकते हैं इसकी पोजीशन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। तो ये एक एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक मिरर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा होगा मुख्तलिफ ख़तरनाक क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग में जो मिरर लगते हैं तो वो भी क्या होते हैं, इस तरह बाहर निकले हुए थे ना, इस तरह पैराबोलिक फॉर्म में। तो ये भी क्या है, एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इस तरह डिश एंटीना, ये क्या है, इस शेप को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, ये एक एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम इक्वेशन समझेंगे कि ये इक्वेशन है क्या चीज़। तो इससे पहले हम थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या चीज़ या एक्सप्रेशन है क्या चीज़। सबसे पहले एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अब एक्सप्रेशन कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी, यानी एनी मैथमेटिकल क्वांटिटी आपके दिमाग में आ जाए उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 एक एक्सप्रेशन है, 0 एक एक्सप्रेशन है, x एक एक्सप्रेशन है, x स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है। यानी कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी अगर आपके जहन में आ जाए तो वो क्वांटिटी क्या होगी, मैथमेटिकल, वो एक्सप्रेशन होगी। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या चीज़, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कांस्टेंट हो, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। उस कांस्टेंट, उस वेरिएबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम अरिथमेटिक या अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। तो इस एक्सप्रेशन को, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम कांस्टेंट समझते हैं, वेरिएबल समझते हैं, कोफिशिएंट समझते हैं, टर्म समझते हैं, इसी तरह इंडेक्स या पावर समझते हैं। उसके बाद ये डिफिनीशन ज़रा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, या वो सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर 1 एक क्वांटिटी है ना, मैथमेटिकल क्वांटिटी, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जहां पर भी जाओगे तो इससे क्या मुराद, एक चीज़ या 1 रुपीज़ या 1 किलो। इसी तरह 2 ये क्या है, एक कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आप जहां पर भी जाओगे ना तो 2 की वैल्यू 2 होगी। 2 से मुराद 2 रुपीज़ भी हो सकते, 2 किलो शुगर भी हो सकते, 2 किलो जो भी चीज़ हो ना वो भी हो सकते, लेकिन 2 से मुराद 2 है। इसी तरह जहां पर भी जाओगे 3 से मुराद 3, 4 से मुराद 4। तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल वो क्वांटिटी होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज होगी। मिसाल के तौर पर x आपने कभी 1 लिया होगा, x आपने कभी 2 लिया होगा, x आपने कभी 3 लिया होगा। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। x आपने कभी -100 लिया होगा,
एक्स वाई जेड, हम कन्वेंशनली इसको वेरिएबल में यूज़ करते हैं, हत्ता कि वेरिएबल हमारे पास ए से लेकर कैपिटल अल्फ़ाबेट इंग्लिश के ए से जेड तक सारे वेरिएबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर एक्स वाई जेड हम कन्वेंशनली यूज़ कर सकते हैं, या कन्वेंशनली यूज़ करते हैं, या ए बी सी को, स्मॉल ए बी सी को। तो ये थी हमारे पास वेरिएबल। अब ज़रा देखो, x+1 यानी सॉरी 2x+1, ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसकी डिफिनीशन को अभी इसके बाद समझेंगे। इसमें ज़रा देखो, ये आपके पास 1 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ये 2 क्या चीज़ है? 2 वो सिंबल या वो नंबर जो किसी भी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। कोएफिशिएंट वो नंबर जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाए, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। मिसाल के तौर पर 2x² + x, यहां पर जो 2 है ये क्या है? कोएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि x के साथ, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आए, प्रोडक्ट फॉर्म में आए, ठीक है ना? तो ये हमारे पास थी कोएफिशिएंट। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए अब हम टर्म सीखेंगे और इंडेक्स सीखेंगे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। टर्म है क्या चीज? टर्म मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1। तो अगर कोई कहे कि x आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन इसके बाद पढ़ेंगे, टर्म और इंडेक्स को समझने के बाद। x इसमें कितने टर्म है? एक टर्म है। x+1 इसमें कितने टर्म है? सर इसमें 2 टर्म है। क्यों? हमारे पास जो टर्म बनती है वो कौन सी चीज़, कौन सी ऑपरेटर बनाती है? वो हमारे पास प्लस या माइनस बनाएगी। टर्म क्या बनाएगी? कौन सी ऑपरेटर बनाएगी? प्लस या माइनस बनाएगी। तो x+1 क्या है? x+1 में हमारे पास 2 टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर प्लस हुआ है। x-1 में हमारे पास 2 टर्म है, यहाँ पर माइनस हुआ है, माइनस यूज हुआ है। x × 1 यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज हुआ है वो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, ठीक है ना? तो टर्म हमारे पास प्लस या माइनस बनाएगी। x हमारे पास इसमें एक टर्म है, x+1 इसमें 2 टर्म है, x+y+1 इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो टर्म या प्लस बनाएगी या माइनस बनाएगी, ठीक है ना? मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं बना सकती टर्म। अब इंडेक्स है क्या चीज? आपने पढ़ा होगा ये x² या x³ पढ़ा होगा। तो ये जो x के ऊपर ये स्क्वायर है, इसको हम क्या कहेंगे? इंडेक्स पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है ना? x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर या किसी कांस्टेंट के ऊपर जो पावर होता है, जो नंबर होता है, इसको हम क्या कहेंगे? इंडेक्स पावर या एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट। अब इससे मुराद ये है, यानी x के ऊपर मैंने 2 डाला है, यानी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि x को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। x पावर 3 से मुराद ये है कि x को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। x पावर 4 से क्या मुराद है? x को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना? तो ये आती है हमारे पास पावर। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे। ये मैं ज़रा मिटाता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कांस्टेंट हो, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। उस कांस्टेंट, उस वेरिएबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम अलजेब्रिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर 2x क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है, क्या है? कांस्टेंट है। इसको हमने मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या ऑपरेटर यूज़ किया? मल्टीप्लाई। यानी इसको कनेक्ट करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है? मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि ये एक वेरिएबल है। 1 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? अगर हम इस तरह प्रूफ करें कि कांस्टेंट किसके बराबर है? x पावर 0। अगर आपके पास x 0 ना हो तो x की पावर जब 0 लोगे तो ये क्या आएगी? ये आपके पास 1 के बराबर आएगी। तो 1 कांस्टेंट भी वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह
x प्लस 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो भी मैथमेटिकल क्वांटिटी आप लिखोगे ना तो वो क्या होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। तो उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीज़ें। इसी तरह अंडर रूट एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये थी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। मिसाल के तौर पर अंडर रूट एक्स, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है। पॉलिनॉमियल है, हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है। सर वेरिएबल की पावर तो 1 डिवाइड बाई 2 है, और हमें पता है कि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। 1 डिवाइड बाई 2 होल नंबर है ही नहीं, तो x पावर 1 डिवाइड बाई 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। अब अगर ये देखो x प्लस 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनॉमियल भी है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। कांस्टेंट ये भी एक पॉलिनॉमियल है। इससे पहले भी मैंने लिखा कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर वो एनीथिंग यानी वो x, वो चीज़ क्या हो, 0 के बराबर ना हो। x पावर 0 इज इक्वल टू 1 जब x 0 के बराबर नहीं हो। इसी तरह y पावर 0 क्या होगी, 1 के बराबर है, 1 के बराबर होगी जब y क्या हो, 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना। और x पावर 0 या y पावर 0 या z पावर 0, ये देखो ना, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। जब वेरिएबल की पावर होल नंबर आ जाए तो वो क्या होगी, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन होगी। तो लिहाजा 1 भी एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप है पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक दूसरा डालता हूँ, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है बिल्कुल। अब पॉलिनॉमियल है, नहीं पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि x प्लस एक्स पावर माइनस 1, x पावर माइनस 1 आपके पास होल नंबर है ही नहीं, वेरिएबल की पावर यहाँ पर होल नंबर नहीं आया। जब वेरिएबल की पावर, अगर इसको मैं सॉरी थोड़ा सा y कर दूँ, तो वेरिएबल की पावर क्या आ गया, नेगेटिव आया ना। जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए तो आपके पास होल नंबर नहीं होता। जब होल नंबर ना हो तो आपके पास तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब इक्वेशन है क्या चीज़, इक्वेशन है क्या चीज़, इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होगा, मिसाल के तौर पर x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0 या एक x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बराबर करने के लिए हम इक्वल साइन डालते हैं या इक्वलिटी डालते हैं, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगा। और ये अलजेब्रिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है क्या, नहीं, यानी पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें तो आपके पास इक्वलिटी की साइन होगी, यानी दो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को बराबर करने के लिए हम इक्वल साइन तो डालेंगे, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि यह आपके पास पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन भी होगा। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर अगर आप उसको ऊपर शिफ्ट करोगे -1 आएगा, तो लिहाजा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या था, अलजेब्रिक इक्वेशन था, पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं था। सबसे पहले अभी पॉलिनॉमियल इक्वेशन पढ़ेंगे। पॉलिनॉमियल इक्वेशन है क्या चीज, ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल इक्वेशन। यहां पर देखो x वेरिएबल की पावर होल नंबर, सॉरी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल इक्वेशन। वो अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल इक्वेशन। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। अब पॉलिनॉमियल इक्वेशन में ये कौन सा इक्वेशन है, ये हमारे पास अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 आ जाए, मैक्सिमम पावर 1 आ जाए, तो वो फिर क्या होगी, लीनियर होगी, लीनियर इक्वेशन। वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 आ जाए, वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसी तरह यहाँ पर ये हमारा टॉपिक में आएगा, यानी इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। वो अलजेब्रिक या वो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 आ जाए तो वो क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी। वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 4 आ जाए तो वो बाय क्वाड्रेटिक होगी। इसी तरह जाते जाओ। अगर कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन में आपके पास एक टर्म हो, मिसाल के तौर पर x = 0, या पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन चलो लिखते हैं x, ये हमारे पास इसमें एक टर्म है, इसको हम मोनोनॉमियल कहेंगे। क्या, मोनोनॉमियल। अगर आपके पास 2 टर्म हो किसी भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में तो उसको हम बाइनॉमियल कहेंगे। अगर आपके पास 3 टर्म हो x + y + 1 तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन या ट्राइनॉमिक एक्सप्रेशन के। अगर आपके पास ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा टर्म हो किसी भी अलजेब्रिक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन के, यानी अगर आपके पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ज़्यादा टर्म हो और उसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर, उसको हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। इसी तरह ये हमारे पास अगर इक्वल साइन इसमें आ जाए तो वो हमारे पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनेंगे या अलजेब्रिक इक्वेशन बनेंगे। तो ये हमारे पास थी। अब हमारा टॉपिक ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज़, हमने ये पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज़, इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हम इस तरह करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड करेंगे या सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब रूट या सोल्यूशन किसे कहते हैं, वो इक्वेशन, यहाँ पर देखो इसको मैं मिटाता हूँ। रूट या सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको नीचे लिखता हूं, इक्वेशन। रूट या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास अगर आप इस मिसाल के तौर पर हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² + bx + c = 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेरिएबल में ऐसी वैल्यू पुट करे जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब सेटिस्फाई से क्या मुराद है, सेटिस्फाई से मुराद ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट से। क्या है, रूट से। अब रूट है या सोल्यूशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को की रूट या सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या सोल्यूशन आ जाए, यानी वो इक्वेशन उस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाए, तो उस रूट और सोल्यूशन को, इस रूट या सोल्यूशन को अगर हम सेट में बंद करें तो उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन सेट में कहेंगे। क्या कहेंगे, सोल्यूशन सेट कहेंगे। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 1 = 0। तो इसका रूट या सोल्यूशन क्या होगा, तो हमने x की वैल्यू में x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है, x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब सेटिस्फाई से क्या मुराद है, सेटिस्फाई से मुराद ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो x की क्या वैल्यू पुट करें, यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसकी वैल्यू पुट करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू x की जगह पुट कर दो जिसमें क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर इस x की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, यानी ये सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूँ प्लस x की जगह -1 पुट कर दो +1 = 0, तो x -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा,
प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 से क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये -1 क्या है, इसका रूट है या सोल्यूशन है, इसका रूट है या सोल्यूशन है। अगर आप इसको सिट में बंद करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, सोल्यूशन सिट आएगा -1। अब क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इसको अलजेब्रिक इक्वेशन भी कह सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास आइडेंटिकल इक्वेशन है या आइडेंटिटी है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो अलजेब्रिक हो, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको सेटिस्फाई से क्या मुराद है कि अगर इसमें ऐसी वैल्यू पुट करो x की जगह लेफ्ट हैंड, जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, उसको उसका रूट फाइंड करने के लिए, यानी हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक पार्टिकुलर वैल्यू चाहिए। यहां पर देखो x की जगह अगर -1 पुट करोगे तो तब ये सेटिस्फाई होगा, ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे वो लीनियर हो। अगर x की जगह अब यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ, x स्क्वायर है ना तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x है तो यहाँ पर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई नहीं होती। लेफ्ट हैंड साइड पे 9 है, राइट हैंड साइड पे 0 है, यानी आपके पास इक्वेशन एक पार्टिकुलर वैल्यू पे सेटिस्फाई होगी। अगर इसके अलावा जो भी वैल्यू पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन आइडेंटिटी में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ये केस नहीं है, या अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ये सिचुएशन नहीं है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में या किसी भी आइडेंटिटी में क्या करोगे, आप जो भी वैल्यू पुट करोगे ए बी की जगह, यहां पर देखो ये इक्वेशन है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जगह आप जो भी वैल्यू पुट करो, मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू 1 मैं पुट करता हूं और b इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं। इसकी जगह a की जगह मैंने 1 पुट कर दी प्लस b की जगह 2 पुट कर दी स्क्वायर, a की जगह 1 स्क्वायर प्लस b की जगह 2 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1 b की जगह 2, 1 प्लस 1 से 2 आए, 1 प्लस 2 से 3 आएगा, 3 स्क्वायर 9 आता है, 1 स्क्वायर से 1 आएगा, 2 स्क्वायर से क्या आएगा 4 आएगा, 2 1 आर 2 प्लस 2 1 आर 2, फिर 2 2 आर 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से 2 आएगा और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 4 आएगा, 4 प्लस 1 से 9 आएगा। ये देखो ना, आप इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में या जो भी आइडेंटिटी हो उसमें वेरिएबल की जगह यानी ए बी की जगह जो भी वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन और आइडेंटिटी में सिर्फ ये फर्क है, इक्वेशन पार्टिकुलर वैल्यू पे सेटिस्फाई होगी, आइडेंटिटी हर वैल्यू पे सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन और आइडेंटिटी में फ़र्क ये है। अब इन आइडेंटिटी इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी ये है कि x प्लस 1 या तो ग्रेटर होगा, या मिसाल के तौर पर ये x ग्रेटर देन 1, x या तो ग्रेटर देन 1 होगा, x या लेस देन 1 होगा, x या ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, x या लेस आर इक्वल टू 1 होगा। जब आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में ये सिंबल आ जाए, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, लेस आर इक्वल टू 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो एक्सप्रेशन या वो क्या होगी, वो आपके पास इनइक्वलिटी होगी। वो चीज़ क्या होगी, वो क्वांटिटी इनइक्वलिटी होगी, या इसको इनइक्वेशन भी कहते हैं। तो ये थी हमारे पास। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं इस बुक में, यानी चैप्टर क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में 3 तरीके यानी रूट फाइंड करने के लिए। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको हम बाय फैक्टराइजेशन उसकी रूट फाइंड करते हैं, यानी रूट से मुराद वो वैल्यू जिसमें आपके पास वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। इससे पहले भी किया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन इसलिए कि यहाँ पर इक्वल साइन है, क्वाड्रेटिक इसलिए कि इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहे इसको अब इसका सोल्यूशन अभी हम फाइंड करेंगे, इसका सोल्यूशन या रूट फाइंड करेंगे। अब सोल्यूशन और रूट में भी डिफरेंस है, ये फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि सोल्यूशन और रूट में क्या डिफरेंस है, इसमें 3 डिफरेंस है, ये इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर 2x² प्लस 2x माइनस 11, ये यहां पर ये 1 प्लस हो रहा है तो उस साइड पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी ना। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 2 को बोथ साइड डिवाइड करो, तो 2 को यहां पर भी डिवाइड होगा, यहां पर भी डिवाइड होगा और यहां पर भी डिवाइड होगा। 2 डिवाइड बाई 2 से क्या आएगी, x² आ जाएगी। अब ये डिवाइड हो सकता था, ठीक है ना, हर टर्म में आपके पास क्या था, 2 कॉमन था, ठीक है ना। यहां पर भी 2 डिवाइड होगी तो आपके पास x आ जाएगी, x। यहां पर जब 2 डिवाइड होगी तो 12 डिवाइड बाई 2 से 6 आएगी, तो ये आपके पास 0 आ जाएगी। x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व से मुराद इसकी रूट या सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से। बाय फैक्टराइजेशन से इसका मुराद ये है, -6x², मैंने क्या किया, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई की, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म जब मैंने मल्टीप्लाई की प्लस माइनस माइनस 6 1 6 और x², यानी -6x², फिर ये दरमियान वाला टर्म यहां पर रख दिया। अब आप ऐसे दो नंबर ढूंढ लो, ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आए और जिसको हम प्लस करें ये आए। ऐसे दो नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो -6x² आ जाए और जिसको आप प्लस करो तो ये आ जाए 6। यहां पर देखो, -3x मल्टीप्लाई बाय 2x, यानी इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखो माइनस प्लस माइनस 3 2 6, x मल्टीप्लाई बाय x से x² आता है, ठीक है ना। एक ये है -2x मल्टीप्लाई बाय 3x, यहां पर देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस माइनस 2 3 6, x मल्टीप्लाई बाय x से क्या आएगा, x² आ गया, सही है ना। अब यहां पर देखो -6 मल्टीप्लाई बाय -6x मल्टीप्लाई बाय x, यहां पर प्लस माइनस माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। अब दूसरा -x मल्टीप्लाई बाय 6x, तो इससे भी यही आएगा, सही है ना। और इस तरह नहीं है। अब हमने ये चार तरीकों से ये मल्टीप्लाई करके यही नंबर आता है। अब इन दोनों को प्लस करना है कि इससे x आता है या नहीं। -3x प्लस 2x, तो इससे क्या आएगी, इससे आएगी -x, तो ये तो यहां पर तो नहीं आया। अब यहां पर एक और तरीका, एक और चीज भी मल्टीप्लाई करते हैं, -2x मल्टीप्लाई बाय 3x, जब ये दो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -2x मल्टीप्लाई बाय 3x, तो इससे भी -6x² आता है, ठीक है ना। अब इन दो नंबर को जब मैं प्लस करूंगा, उस दो नंबर को तो हमने प्लस की, -3x प्लस 2x से हमारे पास x आया, -2x प्लस 3x से क्या आएगा, -2x प्लस 3x से, इससे हमारे पास आ गया x। यहां पर देखो -3x ऊपर से प्लस 2x से हमारे पास -3x प्लस 2x से -x आ गया। अब अगर इसको प्लस करें -6x प्लस x से हमारे पास 5x आया, -x प्लस 6x से हमारे पास आ गया 5x, इससे हमारे पास -5 आया था क्योंकि -6x प्लस x से हमारे पास -5 आता है। तो यहां पर देखो एक से हमारे पास -x आया, दूसरे से हमारे पास क्या आया, x आया, तीसरे से हमारे पास आ गया -5x और फिर हमारे पास आया 5x। तो मैंने क्या कहा, ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से -6 आ जाए, -6x² आ जाए और जिसको हम प्लस करें हमारे पास आ जाए x, तो वो ये है, वो दो नंबर ये है, ठीक है ना। वो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी गए, -2x प्लस 3x, इससे क्या आएगा, x आएगा, -2x मल्टीप्लाई बाय 3x, इससे क्या है, -6x² आया, ठीक है ना। तो वो दो जो टर्म है वो ये है, वो दो जो फैक्टर है ये है कि अगर हम -2x और 3x ले तो ये हमारे पास अभी सॉल्व होगी, ठीक है ना। बाय फैक्टराइजेशन का यही तरीका है। अब यहां पर देखो ये दो टर्म ले लो और ये दो टर्म्स ले लो,
इस दो टर्म को देखो, यहाँ पर x कॉमन है तो मैं यहाँ पर x कॉमन करता हूँ। अब क्या रहेगा, यहाँ पर x कॉमन करके यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर 2 रह गया x कॉमन करके। अब यहाँ पर 3 कॉमन हो सकते हैं, मैंने 3 कॉमन कर ली, तो 3 जब 3 मैंने कॉमन कर ली तो यहाँ पर क्या रह गया x, यहाँ पर क्या रहेगा -2। अगर आप इसको वापस इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगी, वापस यही आएगी। अब इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ, ये रफ वर्क था। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए इस तरह स्टेप बाय स्टेप कर दिया। अब यहां पर देखो ये क्या है, इक्वेशन है, यहां पर भी x -2 कॉमन है, यहां पर भी x -2 कॉमन है, तो दोनों में क्या है, x -2 कॉमन है। तो x -2 को मैंने कॉमन कर लिया, जब कॉमन कर लिया तो क्या रहेगा, यहां पर x -2 जब यहां से कॉमन हो गया, यहां पर प्लस है, ठीक है ना। x -2 जब यहां से कॉमन हो गया तो क्या रह गया, x रह गया। x -2 जब यहां से कॉमन हो गया तो यहाँ क्या रह गया, 3 रह गया, प्लस लिख लिया फिर 3 रह गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इस फैक्टर, ये दो फैक्टर हो गए, ठीक है ना। इस फैक्टर को भी मैं क्या कर सकता हूँ, 0 के बराबर ले सकता हूँ। इस फैक्टर को भी मैंने 0 के बराबर लिया ही नहीं, x -2 को भी 0 के बराबर लिया, x + 3 को भी 0 के बराबर लिया। अब x इज इक्वल टू 2 आया, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो साइड पे प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -3 आया। तो ये आपके पास दो रूट्स आ गए या दो सोल्यूशन आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्यों है, अगर मैं इसको वापस यानी x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट करता हूँ, अगर मैं क्या पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 यानी 2x² है ना, 2x² है, तो हम यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दो, यहाँ पर रूट आया ना, तो ये अभी सेटिस्फाई होगी, यानी उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। x इज इक्वल टू 2 -11 इज इक्वल टू 1, 2² से हमारे पास 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 2 4 आएगा, फिर -11 इज इक्वल टू 1, 2 4 8 प्लस 4 -11, यहाँ पर ये 1 प्लस हो रहा है तो उस साइड पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर ज़रा देखो 8 + 4 से क्या आएगी, 8 + 4 से 12 आता है, -11 और -1 से क्या आएगा, -12 आया, तो यहाँ पर 12 - 12 से 0 आया। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया ना, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए तो ये क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, सोल्यूशन है। इसी तरह -3 भी अगर इसमें पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई होगा। इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ, ये वाला, यानी -3 भी अगर इसमें पुट करोगे तो सेटिस्फाई होगा। ये ज़रा मैं मिटाता हूँ, ये वाला साइड। अब यहां पर मैं -3 पुट करता हूं x की जगह, वो इक्वेशन था 2x की जगह -3 पुट की स्क्वायर प्लस 2x की जगह -3 पुट की, फिर -11 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो 2 -3 स्क्वायर से क्या आएगा, +9 आएगा, यानी -3 से मुराद -3 स्क्वायर से मुराद -3 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 से +9 आता है, माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 = 6 आएगा, फिर -11 इज इक्वल टू 1। अब 3 9 2 = 18, -6 -11, और ये यहाँ पर माइनस हो रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इक्वल के इस साइड पे बोथ साइड, इसको यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो बोथ साइड इसको माइनस कर लो। अब 18 अपनी जगह पर, 16 11 + 6 से क्या आएगा, 17 आएगा, -11 और -6 से क्या आएगा, -17, और फिर इसके साथ जब इससे जब 1 और माइनस करें तो -18 आएगा, -11 -6 तो -17, और -1 इसके साथ और करें तो -18 आ गया। अब यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू पे क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होने से क्या मुराद है कि ये इसके रूट है या सोल्यूशन है। अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे इस तरह 2 - 3 तो ये आपके पास क्या होगी, सोल्यूशन सेट होंगी। सोल्यूशन और रूट में फ़र्क है 3, इसमें 3 डिफरेंस है मेन, लेकिन वो फिर बाद में पढ़ते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ूंगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई, यानी उसकी रूट फाइंड कर दी विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन यानी रूट फाइंड कर दी। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है,
उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। कह रहे कि अगर आपके पास, यहां पर वो इक्वेशन जरा लिखता हूं, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, अ बॉल is thrown straight up, अगर मैं एक बॉल को इस तरह ऊपर फेंकता हूं, फ्रॉम 3 मीटर above the ground, फ्रॉम 3 मीटर above the ground, यानी ग्राउंड से, जमीन से 3 मीटर ऊपर जब मैं हूं, अगर आप जमीन से 3 ऊपर चले जाओ और वहां से फेंक दो एक बॉल को ऊपर, विद वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, सही है ना, 14 मीटर पर सेकेंड से, यानी 14 मीटर पर सेकेंड से आप ऊपर फेंक दो, तो कह रहे कि when does it hit the ground, when does it's hit the ground, कह रहे कि ये कब ग्राउंड को हिट करेगा। यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ग्राउंड है, यहां पर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, एक स्टूडेंट यहां पर खड़ा है, ठीक है ना, और यहां से बॉल फेंक रहा है, और यहां पर देखो ये, तो कह रहे हैं कि ये बॉल इसने फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, तो कह रहे हैं कि ये कब जमीन के साथ टकराएगी। अब हम इसका अलजेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन किस तरह होगा। अलजेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन, इस तरह कोई इक्वेशन होगा ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रिक इक्वेशन से मुराद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले एक टर्म ये भी आ सकता है कि यहां पर हम 3 मीटर हाइट पे थे, किस थे, 3 मीटर हाइट पे है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, एक टर्म ये होगा यहां पर द हाइट स्टार्ट एट 3 मीटर, ठीक है ना, द हाइट स्टार्ट्स एट 3 मीटर, द हाइट स्टार्ट एट 3 मीटर, यानी यहां पर हमारे पास एक टर्म ये आ सकता है 3 मीटर। दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरा टर्म, इसको जरा मैं मिनट, तो यहां पर आपने जो बॉल फेंका वो 3 मीटर अबव द ग्राउंड है, यानी 3 मीटर अबव द ग्राउंड से मुराद ये है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका एक टर्म 3 होगा। अब जब आपने बॉल ऊपर फेंका, ये अब उसकी ट्रेवलिंग कितनी थी, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी वेलोसिटी थी 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, यानी आपने जो बॉल ऊपर फेंका वो किस रफ्तार से यानी ट्रेवल कर रहा था, 14 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, ठीक है ना, इट्स ट्रेवल अपवर्ड 14 मीटर पर सेकेंड, यानी एक आपके पास एक टर्म आपके पास 14 भी आ सकता है, 14t, ठीक है ना, 14 मीटर ऊपर जा रहा है, हमने यहां पर वेरिएबल t पुट की थी, टाइम फाइंड करना है ना, आपने क्या फाइंड करना है कि किस टाइम ये जमीन को टकराएगी, तो इसलिए यहां पर हमने वेरिएबल t लिखा। अब एक टर्म तो इस तरह भी हो सकता है, अगर मैं बॉल ऊपर फेंक दूं, एक बॉल ऊपर फेंक तो उसकी वेलोसिटी ऊपर होगी ना, बॉल ऊपर फेंक दी, वेलोसिटी यानी ऊपर के डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। हमें पता है कि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे होती है, तो वो नीचे होगी। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा, आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि अगर एक बॉडी तेज जा रही है, एक बॉडी की वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन अगर कोई बॉडी डिक्रीज करे यानी ब्रेक मार दे, तो इस सिचुएशन में क्या होगी,
वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो ये क्या होगी, रुकेगी ना, यानी कि बॉडी इस तरह जा रही है, पहले तेज थी इस तरह, फिर रुक गई स्लोली स्लोली, तो यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, ये आपने पढ़े है। इसी तरह अगर मैं इस बॉडी को ऊपर फेंक दूं, तो ये जब ऊपर फेंकता हूं इस तरह यहां पर, तो ये क्या हो रही है, ऊपर जाके ये स्लो हो रही है ना, मैंने कुछ फोर्स अप्लाई की, उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, तो ये जब ऊपर जा रहा है तो ये स्लो हो रहा है, तो इसलिए यहां पर रुक गया, स्लो होके यहां पर रुक गया, फिर नीचे आया, तो यहां पर जब ये स्लो होगी तो वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन जब कम होगी, यानी किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी यहां पर देखो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन नीचे से मुराद ये है कि ये बॉडी डिसेलरेट हो रही है, डिसेलरेट से मुराद यहां पर क्या होगी, जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन यानी जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये मैंने ऊपर फेंका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब यहां पर जरा देखो, समझ गए नहीं, यानी एक बॉडी जब आप ऊपर फेंकोगे तो ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, यानी वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो ये डिसेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट जब हो रहा है तो ये क्या है, इसकी जी की वैल्यू नेगेटिव है, जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पर जी की वैल्यू नेगेटिव होगी इसकी। लेकिन हमें पता है कि इसकी डिस्टेंस यानी लेंथ क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है कि एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। अब VI इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, A एक्सेलरेशन है, लेकिन G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और यहां पर T टाइम है। ये बॉडी जब यहां पर है, वो स्टूडेंट्स यहां पर या जो कोई बच्चा हो, उसने जो बाल फेंका है, ठीक है ना, ऊपर जो बाल थ्रो की है उसने, तो पहले यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इसके साथ थी ना, बाल इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो यहां पर जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो VI जीरो हुआ, तो VI जब जीरो हुआ तो ये टर्म जीरो हो गया ना, तो हमारे पास S सिर्फ क्या बना, S हमारे पास हाफ GT बना। और हमें ये भी पता है कि जब बॉडी ऊपर जाएगी तो बॉडी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी उससे, क्योंकि इसका जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन नीचे अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे, यानी बॉडी डिसेलरेट हो रही है, बॉडी जब डिसेलरेट हो रही है तो जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर हाफ जी की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना, हाफ जी की वैल्यू नेगेटिव है। जब जी की वैल्यू नेगेटिव है, हमें पता है जी की वैल्यू क्या है, 10 है, 9.8 है, लेकिन हम 10 लेते हैं, तो यहाँ पर -10 आया और टी स्क्वायर। अब 2 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5 से क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 2 से क्या आएगा, -5 आएगा ना, 10 डिवाइड बाई 2 से 5 आया, माइनस अपनी जगह पर ये लिखा, तो एस की जो वैल्यू आई वो ये ही, तो एक टर्म हमारे पास क्या हुआ, -5t स्क्वायर, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसकी जो टर्म होगी वो ये होगी -5t स्क्वायर, एक होगा 3, यहां पर ये मीटर खैर बता दो, एक होगा 14t, दूसरा होगा, तीसरा होगा -5t स्क्वायर, तो ये 3 टर्म होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। टी क्यों यूज हुआ, टी इसलिए यूज हुआ क्योंकि हम टाइम फाइंड करते हैं कि किस टाइम ये जमीन को टकराएगी, ठीक है ना, तो यहां पर आपके पास 2 टाइम आएगी। अब इसको जरा मैं मिटाता हूं, तो हमारे पास जो टर्म्स आ गए, एक आया था 3, दूसरा आया था 14t, तीसरा आया था -5t स्क्वायर, तो ये आए थे ना, इसको हम 0 के बराबर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास अगर आप देखो कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसको देखो तो ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अगर मैं इस तरह करूं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, -5, इसको इस तरह लिखूं, चलो रीअरेंज किया, +14t + 3 यानी -5t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 3 = 0। अब -1 माइनस को बोथ साइड डिवाइड करो, ठीक है ना, या बोथ साइड -1 मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, -1 जब मल्टीप्लाई करोगे या 5t स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ पर -14t आ जाएगी, यहाँ पर -3, और यहाँ से जब -1 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगी, तो 0 तो नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, तो ये 0 ही रहेगा।
तो आपके पास आ जाएगा 5t² माइनस 14t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन से, तो वही फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वो तो एक समझने के लिए उस तरह स्टेप बाय स्टेप किया था। आप ऐसे दो नंबर ढूंढ लो या दो फैक्टर ढूंढ लो या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए माइनस 15t² आ जाए, और जिसको आप प्लस करो तो 14t आ जाए। दो ऐसे नंबर ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 15 आ जाए और जिसको आप प्लस करोगे माइनस 14t आ जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे अगर आप इस तरह करोगे कि 15 माइनस 15t मल्टीप्लाई बाय t प्लस t, ठीक है ना। तो ये देखो माइनस प्लस माइनस 15 1 जार 15t मल्टीप्लाई बाय t²। इसी तरह इसको जब आप प्लस करोगे माइनस 15 प्लस 1t माइनस 15t प्लस 1t, तो इससे क्या आएगा माइनस 14t आएगा। तो ये थे वो दो नंबर। अब यहां पर लिखो 5t² माइनस 15t प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 5 जरा कॉमन कर लो, ये दो फैक्टर ले लो, ये दो टर्म्स ले लो, ये दो टर्म्स ले लो। तो जब 5t कॉमन हो गया, 5 भी कॉमन है t भी, तो यहां पर t रह गया माइनस 3 रह गया। अब यहां पर 1 कॉमन कर लो तो t रह गया माइनस 3 रह गया। t माइनस 3 इसमें भी है, t माइनस 3 इसमें भी, ये कॉमन फैक्टर है दोनों टर्म्स में। तो t माइनस 3 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहां पर क्या रह गया 5t² प्लस 1 रह गया इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर बन गए। इसको बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की मदद से हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि एक फैक्टर को भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे फैक्टर को भी बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह 5t² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की मदद से हमने एक फैक्टर को भी जीरो के बराबर कर ली दूसरे। अब t यहां पर क्या आएगा, t हमारे पास 3 आएगा, और यहां पर ये t स्क्वायर नहीं है, t 5t है, तो यहां पर भी t क्या आएगी माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यहां पर देखो ये प्लस हो रहा है ना 1, तो यहां पर माइनस हो जाएगी। 5 है t के साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो बहुत सारी डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास आएगी माइनस t हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 डिवाइड बाई 5। तो ये दो रूट हो गए, ठीक है ना। अब यहां से इससे क्या मुराद है, यानी आपके पास तीन टाइम से मुराद यहां पर टाइम है ना, टाइम सेकंड में हम यूज करते हैं ना, ये भी सेकंड में, यानी 3 सेकंड के बाद ये आपके पास क्या होगी जमीन को टकराएगी। जो बॉल आपने 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, जो जमीन ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर खड़ा था वो शख्स, और या माइनस 1 डिवाइड बाय 5 सेकेंड में, टाइम तो नेगेटिव नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है, तो लिहाजा 3 मीटर के बाद ये क्या होगी ग्राउंड को टच करेगी। तो ये था आपके पास एक एप्लीकेशन जिसमें हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हमने टाइम फाइंड की। एक बॉल को जब हमने थ्रो किया उसकी टाइम फाइंड की कि ये ग्राउंड को कब टच करेगा या ग्राउंड को के साथ कब होगा टच करेगा। तो ये थी एक एप्लीकेशन। अब हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हमारे पास इस बुक में पेज नंबर 5 पे ये एक टॉपिक है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इस तरह करते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इस तरह करते हैं कि x² प्लस bx, ये c यहां पर प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस हो जाएगी। अब इसके साथ क्या करेंगे, इस तरह करते हैं कि ये जो x का जो कोफिशिएंट है b, इस b के साथ हम 2 को डिवाइड करते हैं, ये b 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड कर दी
फिर इस पर स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास ये आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आएगा, या बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इस टर्म को आप बोथ साइड प्लस करो इस इक्वेशन में, या आप इक्वेशन 1 कहो, तो इस टर्म को आप बोथ साइड प्लस करो इस इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर प्लस बी एक्स अपनी जगह पर प्लस बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, इस साइड भी प्लस किया और उस साइड भी अभी हम प्लस करेंगे, माइनस बी है ना तो ये माइनस सी है ना, तो प्लस बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, यहां पर भी प्लस किया। अब अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई एक्स, यानी प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर आप देखो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आया, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आया, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, दोबारा इस तरह लिखते हैं बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है ना, ये हमारे पास अगर देखो ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2ax है ना, b क्या है, b डिवाइड बाई 2 है, तो 2ab को मैंने इस तरह लिखा, ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो इससे क्या आएगी, x b आएगी ना, यानी यह हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी का ये एक्सप्रेशन है। अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, ये देखो ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, बी स्क्वायर वाला टर्म है, प्लस 2ab वाला टर्म ये है, ये देखो ना, यहाँ पर 2 जब कैंसिल हो जाएगी तो एक्स भी आएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह आएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, यानी x प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में है। तो x प्लस बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इसकी जगह लिखा, और ये हमने लिख लिया, इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ अभी, ये हमने लिखा, इसको मैं आगे करता हूँ, ये पीछे, सही है ना, ये अपनी जगह पर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस सी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं बोथ साइड ले सकता हूँ ना कि x प्लस बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस सी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो ये कैंसिल हो गई ना, तो x प्लस बी डिवाइड बाई 2 आया, तो यहाँ पर प्लस माइनस आया, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी। अब ये प्लस बी, यानी बी डिवाइड बाई 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो साइड पे क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी, ये b बाई 4 है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस सी। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये इसमें अगर आपके पास, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसकी मदद से, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होती तो उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास है, इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलो इसको इस तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, जो तो यहाँ पर 2x लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 18, इस तरह लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले रूल क्या है कि आपने इस तरह करना है कि जो एक्स स्क्वायर वाला है ना टर्म्स, उसमें जो कोफिशिएंट होगी वो 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स है उसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स की कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 है ना, तो सबसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, सही है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 9। सेकेंड स्टेप ये है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो इक्वल के उस साइड में लिखो।
कांस्टेंट को कहाँ लिखो, इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओ, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो उस साइड पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। थर्ड स्टेप ये है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -8 है, उसको आप 2 पे डिवाइड करो, तो इसको जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो -4 आ गया। जब -4 आ जाए तो उस पर फिर स्क्वायर ले लो, तो -4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16, 4 4 द 16 यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -4 16 आ गया। तो फिर इसको 16 को फिर बोथ साइड क्या कर लो, प्लस कर लो, दोनों तरफ प्लस कर लो 16 को। अब यहां पर देखो x स्क्वायर -8x, 16 को हम 4 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 16 -9 से क्या आएगा, तो 16 -9 से आएगा 10 -9 से 1 आ गया तो 7 आएगा। यहां पर ये देखो, ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर -8x + 4 होल स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 8x को 2x मल्टीप्लाई बाय 4, सब इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 8x को इस तरह लिख सकते हैं ना, 2x मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पर प्लस है ना, +4 स्क्वायर, यानी 2 प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8x आएगा, वापस वही आएगा। अगर इस यहां पर जरा देखो, ये आपके पास एक फॉर्म आ गई परफेक्ट स्क्वायर। अब ये देखो x स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, यानी अगर आप वो फार्मूला देखो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये किसके बराबर होगा, a - b का होल स्क्वायर होगा ना। तो इसी तरह ये भी इसी तरह लिखेंगे x - 4 होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 7 के। अब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लो, यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लो, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो x - 4 = प्लस माइनस यहां पर आ जाएगी √7। अब ये माइनस हो रहा है ये 4, तो उस साइड पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो x = 4 + -√7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास ये आई। तो हमने रूट फाइंड कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह है। इसको मैं मिटाता हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये x + by + c = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां पर जरा देखो, सॉल्यूशन लिखता हूं, ax² + bx, यहां पर ये c है ना, यहां पर प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस करो, या सबसे पहले इस तरह करो कि x² की जो कोफिशिएंट है उसी क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ये फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करेंगे। x² का जो कोफिशिएंट है उसको पहले सबसे पहले क्या करो, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने a को क्या किया, a को बोथ साइड डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो गए, तो x² आ गया, प्लस b डिवाइड बाय a² प्लस c डिवाइड बाय a = 0। यहाँ पर ये a है, ठीक है ना, 0 डिवाइड बाय a किसके बराबर है, 0 के। इसके बाद इस तरह किया, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको हमने यहाँ पर प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस हो जाएगी। फिर b डिवाइड बाय a है ना, इसको आप 2 से, यानी b x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b डिवाइड बाय a है, x का कोफिशिएंट b डिवाइड बाय a, उसको 2 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगी, b डिवाइड बाय 2a बन जाएगी ना। फिर उस पर स्क्वायर ले लो, तो b डिवाइड बाय 2a का होल स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह लिखो, x² + b डिवाइड बाय a x, तो ये जो टर्म आया है उसको आप बोथ साइड प्लस करो, b डिवाइड बाय 2a का स्क्वायर = b डिवाइड बाय a का 2a का होल स्क्वायर माइनस c डिवाइड बाय a, माइनस c डिवाइड बाय a, वो कपड़ा कर दे, इसको मैं मिटाता हूं। तो ये आया ना। अब यहां पर जरा देखो, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, a² + b² -2ab के फॉर्म में है, इसको जरा मैं सेट करता हूं, इसको x² ये लिख लिया, ये अपनी जगह पर शिफ्ट कर दिया,
बी स्क्वायर को अपनी जगह पर शिफ्ट कर दिया। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि प्लस 2x बी डिवाइड बाई 2, बिल्कुल इसी तरह लिख सकता हूं, ठीक है ना। यह हमारे पास क्या है, प्लस ही है, दोनों तरफ प्लस हुआ है, ठीक है ना। बी डिवाइड बाई 2 दोनों तरफ प्लस हुआ है, तो बिल्कुल इसी तरह लिख सकता हूं। ये 2 कैंसिल हो जाएगी, x यानी b डिवाइड बाई ए, x आपके पास ये आएगा, b डिवाइड बाई ए एक्स ये आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगी, यानी ये और ये बराबर है, हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिर्फ इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म है ना, इज इक्वल टू ये अपनी जगह पर शिफ्ट कर दी। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि x प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर होगा ये b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c डिवाइड बाई a। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस बी डिवाइड बाई 2a, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c डिवाइड बाई a, ये आएगी ना। ये यहाँ पर b डिवाइड बाई 2a प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 2a, यहाँ पर माइनस हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखो ना इस जगह पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या होगी, 4b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस c डिवाइड बाई a, सही है ना, ये आ गई। अब ये बस सॉल्व हुआ है, इसको सर सिर्फ यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a डिवाइड बाई 4a, ठीक है ना, 4a स्क्वायर, ये इसके अंदर है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट। अब 4a स्क्वायर को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर करोगे, ये इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, या चलो यही मिटाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिख लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4ac, या बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट 4a स्क्वायर, यानी यहाँ पर देखो अंडर रूट 4a स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 4a स्क्वायर को इस तरह लिख सकता हूँ ना, 2a स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 2a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 4a स्क्वायर को 2a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने कैंसिल किया, तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये आपके पास क्या आया, क्वाड्रेटिक फार्मूला आया। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ है। अब नेक्स्ट इस पर एक एग्जांपल करते हैं, ये मिटाता हूं मैं, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से। a इज इक्वल टू क्या है, 3 है, b इज इक्वल टू क्या है, माइनस 6 है, c इज इक्वल टू क्या है, 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस b। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना छोड़ दिया। वो इस तरह आया था ना कि x बराबर है माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे इन दोनों का, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4ac है, 4ac डिवाइड बाय 2a के। तो ये इस तरह का आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये स्टेप हमने छोड़ दी थी उसमें। तो आप यहाँ पर देखो, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह x की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। तो ये माइनस b क्या है, माइनस 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, माइनस 6 स्क्वायर है ना, माइनस 4, यहाँ पर ac है, ac, a की जगह क्या है 3, c की जगह 2 है, डिवाइड बाय
2a। अब यहाँ पर ज़रा देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 6 अपनी जगह पर प्लस माइनस। अब ये देखो अंडर रूट है ना, तो -6 स्क्वायर से 36 आ जाएगी। फिर यहाँ पर देखो माइनस अपनी जगह पर, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 डिवाइड बाय 2a से, यानी 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। अब 36 माइनस 24 से क्या आएगा, 36 माइनस 24 से, 36 माइनस 24 से आएगा 12। ये x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 6। 12 को इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 3 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 4 बाहर हो जाएगा। अंडर रूट 4 से क्या आएगा, तो 4 3 ज़ार यानी 4 3 ज़ार 12 आया ना यहाँ पर इस तरह, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 4 अंडर रूट 3। अंडर रूट 4 को इस तरह फिर लिख सकते हैं, इसको मैं बस यहाँ से कर रहा हूँ, 2 स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ, इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ, यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो। जब 2 कॉमन हो जाए दोनों से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 कॉमन हो गया तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 6, तो 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये x की वैल्यू ये आएगी, यानी प्लस, यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3। तो आपके पास ये आएगी। ये फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 डिवाइड बाई 3 है, 3 इसके भी नीचे लिखो और अंडर रूट 3 के भी नीचे लिखो। 3 डिवाइड बाई 3 से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अंडर रूट 3 यहाँ पर देखो, ये अंडर रूट 3 है, 3 को इस तरह लिख सकते हो ना, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, तो इससे वापस 3 आएगा, एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आ जाएगी 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमने सॉल्व की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। एग्जाम्पल में ये कि आपके पास एक फ्रेम है, फ्रेम ये देखो ना इस तरह, इसको मैं ज़रा यहाँ पर बनाता हूँ। एक फ्रेम है इस तरह, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। कह रहे कि इसका लेंथ 11 सेंटीमीटर है, इंटरनल लेंथ, विड्थ 6 सेंटीमीटर है। ये जो साइड है ये हमारे पास x है, ये जो साइड है हमें पता नहीं है लेकिन ये x है, सारे बराबर है, ठीक है ना, x x है। कह रहे कि इस ये वाला एरिया जो है ना आपके पास, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया 28 सेंटीमीटर के बराबर है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। आपने फाइंड करना है x की वैल्यू। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, 11 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, इसको जरा ड्रा करते हैं, यहां से यहां तक ये क्या है, 11 सेंटीमीटर, ये क्या है, 11 सेंटीमीटर, ये x है, ये x है, इसको आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, x सेंटीमीटर। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, 11 सेंटीमीटर प्लस x, तो ये आ जाएगी 11 सेंटीमीटर प्लस 2x सेंटीमीटर। तो इसका जो लेंथ आया 11 सेंटीमीटर प्लस 2x सेंटीमीटर। अब ये लेंथ फाइंड करते हैं, ये वाला लेंथ। तो यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ तक ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास x है, ये x है। तो इसको जब आप प्लस करोगे तो टोटल लेंथ देगा ना, 6 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 2x सेंटीमीटर। यानी जब सेंटीमीटर को आप खैर दे हटा दो तो 6 प्लस 2x आया, ये लेंथ मुकम्मल। ये लेंथ कितना आया, 11 प्लस 2x।
तो इन दोनों लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एरिया देगा ना, टोटल एरिया। तो 11 इसको ज़रा मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर नीचे 11 + 2x मल्टीप्लाई बाय 6 + 2x, तो ये क्या आएगी 11 6 आर 66 आ गई, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आ जाएगी 22x आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 से आएगी, 6 से क्या आएगी 6 2 आर 10 6 2 आर 12x, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 2x से क्या आएगी 4x। अब यहाँ ज़रा देखो, यहाँ पर 66 आ गया, प्लस 22 + 12 से क्या आएगा 36 आएगा, 22 + 12 से आएगा 34x प्लस 4x²। ये हमारे पास मुकम्मल एरिया था उस रेक्टेंगल का। अगर हम उस रेक्टेंगल की जो इंटरनल वाली साइड थी ना, अगर उसको माइनस करें उस सारे एरिया से, तो हमारे पास ये वाला एरिया फिर आ जाएगी। अब ये वाला एरिया कितना था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लेंथ 11 थी, ये 6 थी, 11 मल्टीप्लाई बाय 6 से क्या आएगा 66 स्क्वायर, तो ये एरिया कितना आ गई 66 स्क्वायर। अगर मैं इस सारे एरिया, ये सारा एरिया ये है, इसका फार्मूला ये है, यानी इस सारे एरिया जो है ना, ये इसका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया है इस सारे एरिया का, इस सारे रेक्टेंगल के एरिया का। अगर इससे ये 66 माइनस करूँ तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगी जो 28 के बराबर है। तो 66 + 34x + 4x², इससे जब मैं माइनस कर लूँ 66 यानी इंटरनल वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये 66 आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 6 से, तो आपके पास आ जाएगी 28 आ जाएगी, ये वाला एरिया आ जाएगी ना 28 के बराबर है। अब 66 एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस हो गई ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4x² + 34x, ये बराबर होगी 28 के। 4x² + 34x बराबर होगी किसकी 28 की, किसकी बराबर होगी 28 की। अब ये 28 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो साइड पे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 4x² प्लस, यहाँ पर इस तरह लिखते 4x² प्लस 34x माइनस 28, इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ अभी। इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व या इसके साथ इस तरह करते कि 2 डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगी 2x², तो ये आ जाएगी 17 + 17x माइनस 14 इक्वल टू 0। ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 17, सी हमारे पास है -14। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास सॉल्व होगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है ना, कोई फैक्टराइजेशन से नहीं करते, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते। x = -b + -√b² - 4ac / 2a। अब x², ठीक है ना, माइनस b क्या है 17 है, कौन सी है +17 है, हाँ, प्लस माइनस √b² यानी 17² -4, a क्या है 2 है, c क्या है -14 है, / 2, a क्या है 2 है। जब इसको आप सॉल्व कर दो तो ये -17 आ जाएगा, ये प्लस माइनस इससे आ जाएगी 401 आ जाएगी, आपके बुक में मौजूद है, तो ये आ जाएगी 2 2 * 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -9.3, 0.8। तो हमें पता है ना कि लेंथ क्या होती है, लेंथ हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है। तो उस रेक्टेंगल में ये जो x साइड था वो कितना था 0.8 सेंटीमीटर, ये भी 0. अभी ये तो सही नहीं बना, 0.8 सेंटीमीटर ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो हमने सॉल्व की कि उस रेक्टेंगल का जो साइड रेक्टेंगल था ना, उसका जो विड्थ था उसका लेंथ 0.8 सेंटीमीटर, यानी एक्स का क्या लेंथ था 0.8 सेंटीमीटर।
तो थैंक यू, ये हमारे पास इस लेक्चर का एंड था। तो अपना भी ख्याल रखो, इस चैनल का भी। थैंक यू।